नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। कमाल कर दिया मोदी जी ने, ऐसा दांव लाए हैं, ऐसा चाल चलने की कोशिश की है कि दक्षिण में एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा और सब समझ गए कि अब मोदी जी की शायद विदाई से डर रहे हैं मोदी जी, इसलिए नए-नए चाल चल रहे हैं। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत की है, पूछा है कि क्या इसके अलावा कोई चारा बचा है कि ईरान के पैरों पर सिर रखकर ट्रंप गड़गड़ाएँ और पाकिस्तान इतना मजबूत क्यों हो रहा है? शानदार बातचीत चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दक्षिण के राज्य बहुत बड़ी गलती कर गए जो उनको जीवन भर अब भुगतना पड़ेगा। दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया। सबको 10-10 20-20 बच्चे पैदा करना चाहिए था। जनसंख्या ज्यादा होती तो लोकसभा की सीटें ज्यादा होती। गलती कर गए वो। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, उसमें उन्होंने नियंत्रण पाया। थोड़ी आबादी कम रह गई उनकी। और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दक्षिण के राज्यों में उसकी दाल गलती नहीं है, कभी भी बड़ी बुरी तरह पिटती है वो, तो इनकी हैसियत ही खत्म कर दो। ये जो नया बिल लेकर आ रही है जिससे जनगणना के आधार पर सीटों का विभाजन होने की बात है, संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको लगता है कि देश में एक बड़ी चिंगारी लगाने का एक योजना है? ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। इस तरह किसी राज्य को जनगणना के आधार पर उपेक्षित कर दिया जाए और जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ बीजेपी अपनी बढ़त मानती है, क्योंकि उसको वहां पता है वो हिंदू मुसलमान का गेम बहुत खेलती रहती है, वहां पे सीटें बढ़ा दी जाए। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, आपने तो बिल्कुल सही जगह अपनी उंगली रखी है। जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, उसमें तो सदन को कुछ पास करना नहीं है, वो तो पहले से ही पास है। वो तो 2023 में पारित हो गया था, उस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए थे। केवल ये बात थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको लागू कब किया जाएगा, उसको उस पर अमल कब किया जाएगा। तो उसमें ये बात कही गई थी जो कि मौखिक थी। जो बात मौखिक थी, जो लिखित पढ़त में नहीं थी, वो ये थी कि जब नई जनगणना हो जाएगी और उस जनगणना के बाद में परिसीमन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में संसद में सीटें बढ़ जाएंगी और उसके बाद में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाएगा। ये बात, इस तरह की योजना थी। विपक्ष ने उसी समय उनसे कहा था कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप जनगणना के साथ में और परिसीमन के साथ में इस बिल के कार्यान्वयन को मत बांधिए, उसके साथ इसे नत्थी मत कीजिए। तो बीजेपी ने कहा नहीं नहीं, हम तो तभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो करना बड़ा गलत हो जाएगा। हमारे पास नई जनगणना के आंकड़े भी नहीं है और नई जनगणना के मुताबिक सदन की संख्या, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी नए परिसीमन में, तब हम करेंगे, तब महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो इस प्रकार की एक बहस हुई थी, जिस बहस में भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी रही, विपक्ष ये कहता रहा। अब उसके बाद में 2024 निकल गई, 2025 निकल गया, 2026 में भी 3 महीने निकल गए, चौथा महीना चल रहा है 2026 का। अचानक मोदी जी ने करवट बदली और मोदी जी ये कहने लगे कि वो तो बिल्कुल एकदम नारी शक्ति का बंधन अभियान करके मानेंगे। वो मान नहीं सकते नारी शक्ति का बंधन किए बिना, और उन्होंने महिलाओं के नाम एक पत्र लिखवाना शुरू कर दिया अपने सलाहकारों से, और कहने लगे कि अब तो हमें इतिहास बनाना ही बनाना है, हम मानेंगे नहीं इतिहास बनाए बिना। और अब उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारी जनगणना हुई है कि नहीं हुई है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें परिसीमन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने एक और दांव मारा, वो उन्होंने 3 विधेयक बनाए और उन 3 विधेयकों में तेजी से, बिना कोई नया फार्मूला तैयार किए हुए, उन्होंने कहा कि परिसीमन कैसे किया जाएगा, और 2011 की जनगणना के आधार पर ही वो परिसीमन कराने की ऊपर तुल गए और उसी के आधार पर वो महिलाओं को आरक्षण देने पर तुल गए। उन्होंने इस बात का इंतजार न करने का फैसला किया कि नई जनगणना जो हो रही है, जो कि जातिगत जनगणना है, उसका इंतजार न किया जाए। जबकि जनगणना कमिश्नर ने, जो जनगणना के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा था कि हम अगले साल यानी 2027 के अंत तक आपको पूरी जनगणना करके दे देंगे। उसके बाद नया लोकसभा चुनाव तो 2029 में होना है, यानी पूरा 2028 का पूरा साल आपके पास पड़ा हुआ था। लेकिन मोदी जी को अचानक सूझा कि ये सब क्यों किया जाए, नारियों को उनका अधिकार तुरंत दिया जाए, चाहे कुछ हो जाए। और इसी तरह से उनका पूरा प्रचार तंत्र हरकत में आ गया, पूरा गोदी मीडिया हरकत में आ गया। सब जगह गोदी मीडिया पे अब तो ईरान की खबर भी नहीं दिखाई जा रही। ईरान की खबर ना के बराबर, ईरान की खबर संक्षिप्त समाचार में चली गई है। तो हम लोग दैनिक पत्रों में काम करते थे, संक्षिप्त समाचार जाते थे उसमें।
तो ईरान खाड़ी युद्ध की खबर अब संक्षिप्त समाचार है। मूल खबर जो है वो यही है, क्योंकि मालिक का आदेश है। तो आज विपक्ष ने भी अपनी मीटिंग की। विपक्ष ने कभी कहा, ये सवाल उठाया। इससे पहले सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, जो कि हिंदू में प्रकाशित हुआ आर्टिकल। उस आर्टिकल में भी सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, और हमने ही राज्यसभा में इसका बिल पास करवाया था। तो उसमें वो तो वहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जो जल्दबाजी मचाई जा रही है, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, अभी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चल रहा है, अभी बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है, अभी देश में जगह जगह मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं, खाड़ी युद्ध वहां पर चल रहा है। वहां पर इस सब के बीच में अचानक नरेंद्र मोदी, पता नहीं कौन सी जल्दबाजी आ गई, और उन्होंने आनन फानन में 3 नए विधेयक ड्राफ्ट कराए, और अभी एक दिन 24 घंटे पहले ही उन्होंने विधेयक दिए लोगों को। और ये संविधान संशोधन विधेयक है, एक ऐसे संविधान संशोधन विधेयक है इसमें 2/3 बहुमत से होगा फैसला। ये भी सबको पता है कि अगर विपक्ष वोट नहीं देगा तो मोदी जी 2/3 बहुमत की जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। अगर विपक्ष इन तय कर ले कि हम इन विधेयकों को हमें नहीं पास करने देना है, तो मोदी जी किसी कीमत पे नहीं पास करा सकते, क्योंकि 50 से ज्यादा सीटों का अंतर है। और मोदी जी ने विपक्ष को बुला के उनका समर्थन भी नहीं मांगा। समर्थन मांगा जाता तो उन्होंने पहले एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, विपक्ष के नेताओं से अलग बुला के बात करते। ये सब भी कुछ नहीं किया गया। उन्होंने सीधा चैलेंज फेंक दिया है कि हम ये विधेयक रख रहे हैं सामने, आप इनको पास कीजिए, ताकि महिलाओं को तुरंत आरक्षण दिया जा सके। और अगर आप पास नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप महिला आरक्षण को कार्यान्वित नहीं करना चाहते। इस प्रकार की उन्होंने राजनीति खेलनी शुरू कर दी। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि महिला आरक्षण विधेयक, महिलाओं को आरक्षण देने की आड़ में क्या खेल खेला जा रहा है। विपक्ष इसको भांप गया है, और विपक्ष ने मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद ये स्पष्ट ही कर दिया है तकरीबन कि शायद विपक्ष इन विधेयकों पर जो मतदान होगा तो उसके अंदर समर्थन नहीं करेगा, और समर्थन नहीं करेगा तो ये बिल गिर जाएंगे। वैसे ही भाजपा का प्रचार तंत्र इस काम में लग जाएगा कि विपक्ष जो है वो स्त्री विरोधी है, वो महिलाओं को जो आरक्षण नहीं देना चाहता। इस प्रकार का ये प्रचार करेंगे, फिर चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि स्त्रियों की हमदर्दी जीत सकें। ये पूरा का पूरा दांव इस तरह का खेला जा रहा है। या विपक्ष इस दबाव में कि स्त्रियां नाराज हो जाएंगी, स्त्री वोटरों के सामने बदनाम हो जाएंगे, इनकी बात मानकर इनके विधेयकों को पास करवा दे। तो इन्होंने अपने मन से उत्तर भारत को और ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाने के लिए जो परिसीमन का फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले में विपक्ष भी सहभागी हो जाए। वो फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि तमिलनाडु की सीटें 50 हो जाएं नए परिसीमन में, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीटें फिर 120 हो जाएंगी। अभी भी उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से आगे है, तब और ज्यादा आगे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वेट जो है, वजन संसद में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके का पूरा प्रबंधन रचा है। सबसे ज्यादा निगाह चंद्रबाबू नायडू पर है, उनका रुख क्या रहेगा अभय जी? चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ हैं। अभी आज की तारीख तक उन्होंने कहा है कि वो सरकार के साथ है। देखिए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो इस मामले में सरकार का साथ देंगे। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने अपील की थी कि महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना वो राजनीति की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण जो ख्वाब थे बड़े बड़े, उन पर असर पड़ेगा? लोगों को लगेगा कि हमारे राज्य में बच्चे ज्यादा होते, जनसंख्या ज्यादा होती तो हमें ज्यादा सहभागिता मिलती? देखिए, ये तो खैर बाद में जब घटना होती है उसके बाद सोचे जाने वाली बात है। जो साउथ के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उन्हें कभी नहीं इस बात के बारे में सोचा होगा कि उन्हें अच्छे काम का दंड भी मिल सकता है। इस काम के लिए उनकी प्रशंसा होती थी कि वो जनसंख्या नियंत्रण में योगदान दे रहे हैं, और वो राज्य आर्थिक दृष्टि से उत्तर भारत के कई राज्यों से आगे भी हैं।
व्यवस्था की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे भी हैं वो। तो इस स्थिति ठीक बात में है। हाँ, उन्हें नहीं लगा था कि ये होगा, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, उसमें तो कहीं भी वो किसी के भी पैर पे पैर रख सकती है। राष्ट्र का स्वार्थ, देश का स्वार्थ, समाज का स्वार्थ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी अपनी क्षुद्र राजनीति जो है, उसकी गोटी लाल होनी चाहिए। अगर वो कहीं से चुनाव नहीं जीतती है, तो उनके एमपी कम कर दो। ठीक बात है, बिल्कुल सही ये बात है। उधर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज साहिबा के पसीने छुड़ा दिए। दलील थी कि आप संघ के कार्यक्रमों में लगातार भाग लेती हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा मुझसे। इसमें कौन सी गलत बात कह दी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में? अगर कोई मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में, मुस्लिम धार्मिक किसी आयोजन में कोई जज चला जाता, तो ये भक्त लोग हैं आसमान सिर पर उठा रहे थे। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा बहुत लॉजिक वाले तर्क दिए कि आप जिस तरह से संघ के कार्यक्रमों में जाती रही हैं, मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट इतना तिरमिला गया कि पूरे देश में वायरल हो गई। और मैं तो अरविंद केजरीवाल की हिम्मत को दाद दूंगा कि कम से कम उन्हें एक्सपोज किया। जिस तरह विश्वविद्यालय में, जिस तरह न्यायपालिका में संघ के लोग आ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। उमर खालिद को 5 साल से देखिए, जमानत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अफसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, ये लोग, इन लोगों को किसी किस्म की कोई हया शर्म नहीं है। वो ये मानते हैं कि ये सब करते हुए भी वो न केवल अपने पद पर बने रहेंगे, बल्कि लगातार उनकी प्रगति होती रहेगी। मैं पत्रकारों को भी इसमें जोड़ देता हूं। ये लोग, आप देखिए, वो एक संभल का एक डीएसपी है जो गदा लेके घूमता था, आप उसको देखिए। क्योंकि भाजपा, योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर दिया, भाजपा संघ ने उसकी पीठ थपथपा दी, इसलिए अब वो जो मन में आया करता है। वही दरअसल वहां का सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, भले ही वहां का जो भी पुलिस कमिश्नर हो या जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, जो भी हो, वही सबसे बड़ा अफसर है। जिसके ऊपर संघ ने पीठ पे हाथ रख दिया, वही सबसे बड़ा अफसर है, उसका वैसे कोई काम हो या ना हो। तो अब देखिए, जब जजों का एक प्रोटोकॉल है, आप अगर किसी की विचारधारा के हामी हैं, तो रिटायर होने के बाद वहां खूब जाइए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक आप पद पे हैं, तब तक आप एक राजनीतिक दल, एक ऐसे दल जो कि आप सत्ताधारी है, सत्ता से उसका इतना निकट का संबंध है, एक ऐसा संगठन जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ताधारी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जज खुलेआम वहां से अपना संबंध व्यक्त करता है, उसके कार्यक्रमों में जाता फिरता है, तो उससे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है उन लोगों को जो कि इस विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए। मेरा तो मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये आपत्ति की थी कोर्ट में, तो जो न्यायमूर्ति हैं, उनको चाहिए था कि वो अपने आप को उस मुकदमे की सुनवाई से अलग कर लेती। ठीक बात है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, तो उन पर कोई नियम, कानून, नैतिकता, कोई आचरण की संहिता कुछ लागू होती नहीं है, इसलिए अपने जमी हुई है, बहस कर रही है वहां पर। और अभी ये कौन सा आदेश है कि सभी सोशल मीडिया से अरविंद केजरीवाल की बैत हटा दो? अरविंद केजरीवाल को तो चाहिए कि वो उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाएं और व्हाट्सएप पे पूरे देश में, और कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, अपने सब मतभेद भुलाकर सारे विपक्ष को साथ देना चाहिए। घर घर में ये अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाएं कि अगर जज संघ के कार्यक्रमों में भाग लेता है, जज किसी ऐसे संगठन के कार्यक्रम में भाग लेता है जो हिंसक विचारधारा को प्रभावित करता है, जिसके अनुषंगिक संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे होते हैं, तो जजों पर सवाल उठाएं कि न्यायपालिका में क्या कर रहे हैं। एक इलाहाबाद में जज था जो कठमुल्ला कह दिया था, वो आज तक सर्विस में है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा, इस देश के जनमानस को नहीं दिख रहा कि जो एक समुदाय को कठमुल्ला कह रहा है, जो संघ की शाखाओं में भाग दे रहा है, वो न्यायपालिका की कुर्सी पे बैठ के कैसे न्याय करेगा। उमर खालिद को 5 साल तक जमानत नहीं, राम रहीम बरी हर बार हर 4 महीने में बाहर निकल आता है जेल में। ऐसे लोगों से क्या न्याय की उम्मीद की जाएगी? नहीं, घर में ठीक कह रहे हैं। मामला बहुत मामला गड़बड़ा गया है, पर हालात बहुत खराब हैं। और जिस न्यायपालिका से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते थे, जिस चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते थे, चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या कहा जाता है, उसके उन लोगों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या संबंध है, किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है।
तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बाद में काफी लोकतंत्र की जो संस्थागत अभिव्यक्तियां हैं उनसे निराश होने की बात बनती है। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और एक गैर भाजपा सरकार आएगी, वो चाह के भी बहुत जल्दी इस अपने प्रशासन की सफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन लोगों के कदम इतने भीतर तक घुस चुके हैं। इन लोगों को हटाना, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाना या इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से और उससे भी पहले से, मेरा मानना है 1977 से उस वक्त धीरे धीरे अपरोक्ष रूप से, अघोषित रूप से लगातार इन लोगों की घुसपैठ विभिन्न संस्थाओं में कराई गई है। अब ये चीज खुलेआम की जा रही है, छाती ठोक के की जा रही है। अब जिनकी घुसपैठ कराई जा रही है, ये एक तरह से डबल एजेंट हैं। वो जुडिशरी के भी में सदस्य हैं और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं। डबल एजेंट्स हैं, कि आप डबल एजेंट ये घोषित रूप से कह रहे हैं कि हम डबल एजेंट हैं। बताइए क्या स्थिति रह जा रही है कि राघव चड्ढा की जगह जो आदमी उपनेता और उस पर तुरंत ईडी के छापे पड़ जा रहे हैं। मतलब ईडी नहीं हो गया, लठैत हो गया। ठाकुर साहब लठैत रखते थे ना पहले कि जाओ ठीक कराओ, लठ बजाए आओ। ऐसी लठैत हो गया कि अच्छा ये आया राघव चड्ढा की जगह, ठीक कराओ। तुरंत राघव चड्ढा को जेट प्लस सिक्योरिटी, ऐसा राघव चड्ढा में पता नहीं क्या है, जिस आदमी की हैसियत 2 कौड़ी की थी उसे आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। परिणीति चोपड़ा जैसे 1000 आदमी को घास नहीं डालती अगर वो राज्यसभा सदस्य नहीं होता। जिस आदमी की इतनी हैसियत बना दी, वो भाजपा की गोद में जा बैठा और उसकी जगह बना उसके घर पे ईडी के छापे। मतलब देश में इनको लग रहा है कि बिल्कुल गुंडागर्दी करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। क्यों ऐसी स्थिति बना रहे हैं लोकतंत्र में कि लोग खुद सड़क पर आकर अपनी आवाज को उठाएं? मजदूरों ने तो शुरुआत कर दी है, किसानों ने पहले करी थी। किसान पहले कर चुके हैं शुरुआत, सिलसिला तो शुरू हो गया है। अब देखिए ये कहां तक पहुंचता है, क्योंकि देश में महंगाई का बम फूटने वाला है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बम फूटने वाला है महंगाई का। वो महंगाई का बम अभी हम लोगों ने देखा है कि मार्च का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था वो 3.4% की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। अब अप्रैल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हमें मई में पता चलेगा, तब जाके हमें वास्तव में मालूम पड़ेगा कि दरअसल कितनी ज्यादा महंगाई होने वाली है। और ये महंगाई सारी दुनिया में होने वाली है, भारत में ऐसा नहीं केवल भारत में ही होगी, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा होगी। इसका असर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि भारत की करीबन 88-89% आबादी जो है वो कम आमदनी वाली आबादी है, लो इनकम पॉपुलेशन है। इसलिए यहां पर उसका असर बहुत ज्यादा होगा। ठीक बात है। और लोकतंत्र की बात करेंगे अभय जी, तो मेरे मुकदमे में तारीख थी कल, जो 4 PM न्यूज चैनल को बंद किया गया। आप सोचिए, पहली तारीख को जब कोर्ट में थी तो नोटिस जारी हुए, जब अगली तारीख पे सरकार की तरफ से वकील आए, उन्होंने कहा साहब हमें 3 दिन का टाइम दे दीजिए अपना जवाब देने के लिए। तारीख थी कल, और मेरी तरफ से कपिल सिब्बल साहब, मोहम्मद हैदर साहब, तला साहब हाजिर हुए। कपिल सिब्बल साहब तो जाने माने वकील है, उन्होंने तर्क दिया कि साहब देखिए एक नेशनल चैनल है, बंद कर दिया गया। सरकारी वकील है, वो कह रहे हैं कि साहब हमें 3 दिन का समय और दे दीजिए, हमें सबूत तलाशने हैं, अभी और सबूत तलाश रहे हैं। तो कपिल सिब्बल साहब ने, जज ने कहा हमारा भी यही मानना है, पहले आप आरोप सिद्ध बाद में करते हो, पहले कार्रवाई कर देते हो। भाई पहले सबूत तलाश कर लो, फिर मुकदमा, फिर चैनल बंद कर देते। पहले बंद कर दो, फिर सबूत तलाशो। यानी सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। सरकारी वकील साहब फरमा रहे हैं कि साहब इन्होंने एपिस्टीन फाइल से जुड़े हुए कुछ तर्कहीन तथ्य पेश कर दिए। अब मुझे समझ में आया, जो मुझे डर था कि नब्ज जो थी ना, रावण की जान नाभि में थी, ये बात सबको पता थी। तो मेरा चैनल बंद हुआ तो मतलब एपिस्टीन फाइल थी। यानी चचा की कोठरी में एपिस्टीन नाम का कोई जिन है, इससे चचा डर जाते हैं। तो अब वो जज साहब ने भी कहा, सिब्बल जी ने कहा साहब ये कोई बात होती है, तारीख पे तारीख ले रहे हैं लोग। जज साहब ने कहा कि अगले बुधवार को मैं फैसला सुना दूंगा, उससे पहले जवाब दाखिल कर दीजिए, जो करना है वो करिए। यानी 1 हफ्ते का टाइम, केवल वो समय बदल रहे हैं कि चुनाव किसी तरह बंगाल का और असम को हो जाए। वो सरकारी वकील का आप कह रहे हैं कि इनके 45 चैनल हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे बता दो कौन कौन से चैनल, मुझे पता ही नहीं कि मेरे 45 चैनल भी हैं, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसी सरकारी तैयारियां होती हैं चैनल को बंद करने की। मैंने तो कपिल सिब्बल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे 50 लाख रुपए का मैं हर्जाना ठोकूं। भाई मेरे यहाँ 80-90 लोगों का स्टाफ है, सैलरी दे रहा हूँ, हर बार चैनल बंद करते हो, 2 बार बंद कर चुके हो। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं सरकार से बाकायदा मुकदमा लड़ूं
कि आपने जितने दिन मेरा चैनल बंद किया उतने दिन का जो मेरा रेवेन्यू था, चाहे 1000 था चाहे लाख था, वो उतना रेवेन्यू मांगना चाहिए, जिससे एक परंपरा बने, बाकी चैनल किसी का बंद किया जाए वो भी हर्जाना है कि आप बिना किसी सबूत के अगर चैनल बंद कर देते हो तो उसका हर्जाना दो, अगर सही बात है। देखिए अब सरकार के पास सबूत नहीं है, चैनल बंद हो रहे, क्या देश है ये। देखिए अभी तो क्या होता है, अभी तो उन्होंने वो समय मांग रहे हैं। पिछली बार उन्होंने सुनवाई होने से पहले ही चैनल खोल दिया था, इस बार वैसा नहीं करना चाहते होंगे और कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ पेश करने के लिए है नहीं, इसीलिए अब सरकारी वकील कहता है कि भाई 3 दिन की मोहलत और दे दो, तो वो जानता है कि जज दे देगा 3 दिन की मोहलत, जज की तरफ से 3 दिन की मोहलत मिल जाएगी। 2 बार उन्होंने मोहलत ले ली है, तीसरी बार वो मुकदमा हार जाएंगे बाकायदा, मुझे तो पक्का यकीन है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं इस बात का। भाई किसी के 45 चैनल हो गए, ये तो कोई अपराध नहीं है। अब 100 है भी, लेकिन मैं तो है ही नहीं ना। 45 नहीं, मान लो 145 चैनल हो जाए, क्या ये अपराध है अपने आप? हाँ। क्या ये कोई सीमा है कि भाई आप 145 चैनल नहीं चला सकते, आप 144 चला सकते? तो ये तो कोई बात ही नहीं रही। मेरे तो 17 चैनल है, 45 पता नहीं कहां से आ गए। और एप्स्टीन फाइल के बारे में सूचना देना या विश्लेषण करना या उसके बारे में कोई कयास भी लगाना, ये भी कोई अपराध नहीं है। कपिल सिब्बल जी ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने कहा, अबे जी कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आप मंत्रालय की मीटिंग बुलाते हो, खुद भाग खड़े हो तो उसमें आते ही नहीं हो। मतलब मुझे बुलाए कि जूम मीटिंग होगी, खुद आए नहीं, डर के मारे। क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में कहा था भाई हमने जो एप्स्टीन पे बोला सब सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप है, तुम्हारी पार्टी का एमपी है, तुम उससे पूछो हमारा चैनल क्यों बंद कर रहे हो। नहीं, दूसरे मुझे तो पक्का यकीन है कि केवल आपको हैरेस करने के लिए, तंग करने के लिए और दूसरों को सामने एक नजीर पेश करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ये काम किया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। और चूंकि सरकार के पास बहुत ताकत होती है, सरकार को सजा तो दी नहीं जा सकती। ज्यादा सरकार की कोर्ट कभी नाराज होता है तो सरकार की निंदा कर देता है, उसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा होगा सरकार, कोर्ट एक दो विपरीत टिप्पणियां कर देगा, सरकार पर क्या असर पड़ता है विपरीत टिप्पणियों का? अखबार में खबर छप जाएगी, हम लोग थोड़ी बल्ले बल्ले कर लेंगे अपनी, वो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिर से वही हरकत करते हुए नजर आएंगे। अबे जी मेरी तो समझ में नहीं आता, ईओडब्ल्यू की जांच होगी तो मेरी होगी, 6 इंस्पेक्टरों टीम मेरी बनेगी, मकान मेरा खाली होगा, ऑफिस में हमला मेरा होगा, इनकम टैक्स की स्कूटी मेरी होगी, ईडी को चिट्ठी मेरी लिखी जाएगी, 3 बार मेरा चैनल बंद होगा। तो मैं क्या, वो एक लाइनें है ना कि हर इम्तिहान के लिए ऐसा लगता है जिंदगी को मेरा पता याद है, तो मैं ही क्यों बली का बकरा बनता हूँ हर बार, कोई और क्यों नहीं बनता है? मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरा कौन सा ग्रह नक्षत्र है बार बार मुझ पर ऐसे डंडा बरसाने लगते हैं। मैं तो मस्त मौला आदमी। नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है कि आपका प्लेटफॉर्म जो है बहुत प्रभावशाली प्लेटफॉर्म हो गया है। वो आपने अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपने अध्यवसाय से इसको किया है, बड़ा बनाया है। आपकी एक खास तरह की शैली है जिसकी वजह से वो जो लोगों में लोकप्रिय भी है। आपके प्रशंसक यहाँ से लेके अमेरिका तक दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो आपके ऊपर हमला करते हैं तो वो पूरे सोशल मीडिया में के उन चैनलों को जो कि सरकार के आलोचक चैनल हैं उनके सामने एक नजीर पेश करना चाहते हैं। अगर वो कोई छोटे मोटे किसी चैनल पे आक्रमण करेंगे तो उसकी कोई खबर नहीं बनेगी, इसलिए वो आपको तंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी इससे आपकी स्थिति और मजबूत होगी, कर लें या और पहले तंग से हो जैसे रही हो। कर लें और तंग जैसे अमेरिका ईरान को कर रहा है, आखिर में अमेरिका ही डर गया। क्या लग रहा है आपको, अमेरिका भी डरा रहेगा अभय जी? क्या कुछ नहीं, अमेरिका ईरान अमेरिका का तो डोनाल्ड ट्रंप की तो हर चाल फ्लॉप है। अब तो खुद कहने लगे कि पाकिस्तान में 2-3 दिन के अंदर फिर बातचीत शुरू करेंगे, हमारी टीम पाकिस्तान जाने को तैयार है। अब तो कह रहे हमारी टीम पाकिस्तान जाने को तैयार है। कल तक तो वो कह रहे थे कि हम बड़े हमले करेंगे, हम दहला देंगे, हम होर्मुज को अपनी तरफ से ईरान के बंदरगाहों को बंद कर देंगे। कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, फ्लॉप हो गई सारी योजना। ईरान ने हवा निकाल दी पूरी तरह से चचा ट्रंप की। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाकिस्तान तो खामखा में ब्रांड बनता चला जा रहा है। दोबारा सुनने में आया ट्रंप भी जाने वाले पाकिस्तान। फायदा है, पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। अच्छा, ट्रंप भी बचे हैं, मोदी जी को फोन कर लेते हैं और बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। देखिए, ट्रंप तो रोज 10-20 नेताओं को फोन करते हैं। ये करीबन 67 नेताओं को देश के फोन कर चुके हैं दुनिया के, ट्रंप जब से। नोएडा के अबे जी ये नोएडा के एंकरनियां नाच रहे हैं, मोदी जी को फोन आ गया, मोदी जी को फोन आ गया, तो ये क्यों नाच रहे हैं? हाँ, पता नहीं, ट्रंप के फोन करने से मोदी जी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वो उन्हें लगता है कि
ट्रंप अगर मोहर लगा देंगे, मान्यता दे देंगे, तो मोदी जी की औकात बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो वो उन्हें कोई मौका चाहिए इस प्रकार के आने का। वस्तुस्थिति यह है कि करीबन 67 नेताओं को ट्रंप फोन कर चुके हैं, और उसी में मोदी जी भी शामिल हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है उनका फोन करना। सही बात है, यहाँ पे वो खामखा में ब्रांडने के लिए पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। और मैं फिर कहूंगा कि गंभीरता पूर्वक सोचिए, कोई जज ऐसा कैसे कर सकता है? वो संविधान की सबसे बड़ा हितैषी होता है, वो किसी ऐसे कम्युनल संगठन में कैसे जा सकता है जो एक विचारधारा, उग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? कल को कोई जज मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में चले जाए तो ये भक्त छाती पीट पीट के रो के ढेर कर देंगे। कैसे कोई जज संघ की शाखा में जा सकता है? अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों का चरित्र सामने आना चाहिए जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, एक समुदाय को कठबुल्ला कहते हैं और तब भी जज बने रहते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।